नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। प्रदेश में तिल की खेती जायद मौसम में काफी क्षेत्र पर की जाती है और जो किसान भाई इसकी बुवाई अभी तक नहीं कर पाए हैं तो वह इसकी बुवाई जल्द से जल्द कर दें। इसके लिए आपको उन्नत किस्मों का चयन करते हुए खेत तैयारी से लेकर बुवाई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से करने होंगे। इसकी और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र अमरकंटक अनूपपुर के विषय विशेषज्ञ संदीप चौहान से। किसान भाइयों के लिए जो है ग्रीष्मकालीन तिल एक बेहतर विकल्प के रूप में है, जो कम लागत में अच्छी पैदावार और अच्छी आमदनी देने में एक कारगर फसल है। तिल की खेती कैसे करना चाहिए जिससे हम तिल की फसल से अधिक आमदनी कमा सकते हैं, अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बीज की बात करें तो कुछ तिल की अच्छी किस्में हैं जो जवाहर तिल 12, जवाहर तिल 14 और गुजरात तिल 3 के नाम से जानी जाती है। किसान भाइयों, अभी आपने ग्रीष्मकालीन तिल का अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि की तैयारी और खाद उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। तिल की फसल के लिए सबसे पहले जो खेत कट गए हैं गेहूं, चने और रबी फसलों के, उसको खेत की तैयारी कर मिट्टी पलटने वाले हल से कर उसको मिट्टी में बढ़िया तरीके से मिला लीजिए और मिट्टी को रोटावेटर के माध्यम से भुरभुरी करें। उसके बाद खेत अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग करना जरूरी होता है। तो इसके लिए तिल की फसल में यूरिया 132 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 248 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 34 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। इसमें से यूरिया की आधी मात्रा और सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय करें। इसके बाद बची हुई यूरिया की आधी मात्रा का उपयोग प्रथम सिंचाई के बाद खड़ी फसल में छिड़काव करने से फसल की अच्छी बढ़वार होती है। किसान भाइयों के लिए ये बताना चाहूँगा कि हमने किस्म अच्छी लगा ली, लेकिन एक काम करना छोड़ देते हैं किसान भाई, वो है बीज का उपचार। बीज का उपचार अगर किसान भाई करता है तिल की फसल में तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, ये जो दवाई बताई मैंने, इससे बीज को उपचारित करना चाहिए। उपचार करने के लिए किसान भाई को 1 किलो में 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से उपचारित करना चाहिए। और बीज दर की बात करें तो तिल फसल में 1 एकड़ में 2 किलो प्रति एकड़ और हेक्टेयर की बात करें तो 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर की आवश्यकता होती है। बुआई विधि की बात करें तो किसान भाई को तिल के बीज क्या होता है वो छोटा होता है, तो इसके लिए क्या है कि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग हमको तिल के बीज में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इससे क्या है कि पौधे से पौधे की जो दूरी है वो बनी रहती है। तिल फसल को सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करना चाहिए और जो दूरी है, जो सीड ड्रिल अपना सेट रहता है, पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 15 से 20 सेंटीमीटर किसान भाई को रखना चाहिए। किसान भाइयों, तिल की फसल का उचित विकास हो और इससे आने वाले समय में अधिक उपज लेने के लिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई करनी है। और साथ ही साथ क्या है कि तिल फसल में खरपतवार की बात करें तो खरपतवार, जहाँ पर खरपतवार ज़्यादा होते हैं जिन खेतों में, वहाँ पर हमको पेंटामेथिलिन नाम का जो रसायन है वो बुआई के 3 दिन के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो खरपतवार अंकुरित होते हैं वो कम होते हैं और खरपतवार का प्रबंध बहुत अच्छी तरीके से हम पेंटामेथिलिन नाम की दवाई से कर सकते हैं। तिल फसल में, खड़ी फसल में ज़्यादा खरपतवार का प्रकोप नहीं होता है ग्रीष्मकालीन में, तो अगर होता है तो किसान भाई निंदाई गुड़ाई कर खरपतवार को प्रबंधन कर सकता है। तिल फसल में सिंचाई की बात करें तो तिल फसल में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लगभग 3 से 4 सिंचाई में भी तिल की फसल बड़ी अच्छा उत्पादन दे जाती है। और किसान भाई को ग्रीष्म काल में स्प्रिंकलर के माध्यम से हल्की सिंचाई करना चाहिए, जिससे पानी की बचत होती है और तिल फसल भी अच्छी रहती है।
किसान भाइयों, जो मैंने आपको तिल फसल की जानकारी दी, अगर आप इस जानकारी का अनुसरण करते हैं तो आप तिल से जो है ग्रीष्मकाल में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। कृषि में रासायनिक उर्वरक और दवाओं के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है और ऐसे रसायनों से उगाए गए कृषि उत्पादों के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या इन समस्याओं से निजात पाने का कोई तरीका है? इसका जवाब है हाँ, और वो भी जैविक खेती के माध्यम से। जैविक खेती एक बड़ा ही अच्छा विकल्प है। जिसमें बात करें वेस्ट डिकम्पोजर की, तो यह खेती के लिए रामबाण है। तो इसे किसान अपने स्तर पर कैसे बनाए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह। राम राम किसान बंधुओं, जिस तरह से आप देख रहे हैं किसान बंधुओं की जैविक खेती का प्रचलन जो है तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि जोत का जो दायरा जो है कम होता जा रहा है। हर किसान के पास जोत की ज़मीन कम होती जा रही है। और दूसरा किसान बंधुओं, शुद्ध अनाज मतलब बिना जो है रसायन युक्त जो है अनाज की मांग जो है आज बहुत तेजी से शहरों में बढ़ रही है। मतलब हर आदमी जो है आज जो है रोग मुक्त रहना चाहता है और जो है शुद्ध जो है खाना चाहता है। जब शुद्ध खाएगा तभी जो है पहले की तरह लोगों की तरह जो है रोग मुक्त जो है रह सकता है। डिकम्पोजर संवर्धन घोल कैसे तैयार करें? डिकम्पोजर घोल बनाने की विधि बहुत सरल है, जिसको किसान अपने खेत पर आसानी से तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाता है। डिकम्पोजर घोल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 2 किलो गुड़ लेकर 200 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के ड्रम में पानी और 1 बोतल वेस्ट डिकम्पोजर जो कि 30 ग्राम की होती है की आवश्यकता होती है। ध्यान देने वाली बात है कि इसे छायादार स्थान पर ही रखते हैं या तैयार करते हैं। जैविक उत्पाद का जो है उपयोग करके अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं। तो आज आप ये अपन सीखेंगे किसान बंधुओं कि हम जो है जैविक खेती में वेस्ट डिकम्पोजर कैसे बनाएं। इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल 200 लीटर का एक ड्रम लेना है। उसमें आप जो है 200 लीटर आपको पानी लेना है। उसके बाद उस 200 लीटर पानी में आप 2 किलो गुड़ डाल दीजिए। गुड़ को थोड़ा सा बाहर ही घोल करके आप उसको 200 लीटर पानी में आप मिला दीजिए और वेस्ट डिकम्पोजर डालने के बाद उसको आप 3 से 4 दिन तक घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में आप उसको घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप उसको घुमा दीजिए। तो आप शुरू के दिनों में आपको थोड़ा झाग आएगा ड्रम के अंदर, उसके बाद वो झाग बंद हो जाएगा। 4 दिन बाद पानी जो एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाएगा, खट्टी छाछ की तरह। इसका मतलब कि वो आपका जो है वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो गया। वेस्ट डिकम्पोजर खेत में कैसे उपयोग करें? किसान वेस्ट डिकम्पोजर घोल का 1000 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई जल के साथ उपयोग कर सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति में 200 लीटर घोल प्रति एकड़ प्रयोग में लाया जाता है। डिकम्पोजर द्वारा बीजोपचार कर फसलों को कई प्रकार की बीज जनित बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। वेस्ट डी के तैयार घोल को फसलों में पर्णीय छिड़काव के रूप में भी काम में ले सकते हैं, जो कि कई प्रकार की बीमारियों से पौधों की सुरक्षा करता है। वेस्ट डिकम्पोजर के तैयार घोल फसल की कटाई के बाद खेत में बचे डंठल व अन्य अवशेषों पर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि वे जल्दी सड़ जाते हैं और भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने में भी किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर एक जैविक हथियार है जो फसलों की कीट व बीमारियों से सुरक्षा करेगा और हर प्रकार से पोषण प्रदान करेगा। इससे किसानों का रसायनों पर होने वाला खर्च कम होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। वेस्ट डिकम्पोजर से आप जिस तरह से गोबर की खाद को भी आप जल्दी से जो है सड़ा सकते हैं। जिस तरह से आप जो आपके जानवरों का गोबर हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, उस गोबर को जो है आप 2 से 2.5 फुट जो है ऊंचा आप जो है छाए में उस गोबर को रखिए, ताज़ा गोबर को। और उसमें क्या कीजिए कि आप जो है उसमें होल बना करके 1-1, 2-2 लीटर जो है वेस्ट डिकम्पोजर उसमें छेद बना करके आप उसके अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद उसको आप थोड़ा सा
पानी से थोड़ा सा गीला कर दीजिए। तो ये क्या होगा किसान बंधुओं कि ये आपका 45 से 50 दिन में जो आपका ताज़ा गोबर है वो वेस्ट डिकम्पोजर उसको सड़ा करके एकदम सड़ी गोबर की खाद बना देगा। तो यदि आप खड्डे के अंदर सड़ी गोबर तैयार करते हैं तो 4 से 6 महीना लगता है, और आप जो है खुली जगह जो है छाए में आप जो है 2-2.5 फीट ऊंचा गोबर को रख करके वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से आप कम दिनों में सड़ा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सड़ी गोबर आप जो है बना सकते हैं और अपने ज़मीन में आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी ज़मीन की जो है उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो ये वेस्ट डिकम्पोजर का बहुत अच्छा जो है आप उपयोग कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दीनागढ़, जिला बालाघाट के कृषक जयवीर सिंह ने। ये ड्रिप सिंचाई के लाभ और उपयोग के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जयवीर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि हम आज चर्चा करना चाहेंगे कि दिन प्रतिदिन पानी की कमी हो रही है, और चाहे हम पीने के उसमें उपयोग करें या खेती में उपयोग करें, वहाँ पे पानी की उपलब्धता कम हो रही है और भूजल स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तो उसी को हम देखते हुए कि हम पानी को कैसे बचा पाएँ और उसको बचाते हुए हम अपनी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किस प्रकार से उस पानी का कर पाएँ। सिंचाई में जो आधुनिक विधि है अपनी, और सबसे सुलभ विधि है टपक सिंचाई विधि, जिसको हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। उचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु संचार और पानी का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। उसके बाद में आता है कि सिंचाई पद्धति से जो फायदा होता है कि जो बूंद बूंद करके टपकता है तो सिर्फ पौधों की जड़ों के पास में जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ खरपतवार उसकी जड़ के पास में थोड़े बहुत होते हैं, अतिरिक्त बहा के पानी नहीं जाता है, तो खरपतवार की समस्या कम से कम रहती है। जो खरपतवार अगर कम से कम होगा तो उससे हमारे रोग भी कम आएंगे। खरपतवार निकालने के लिए भी हमको जो मजदूर ज़्यादा लगते हैं तो वो मजदूरों की भी एक कमी आएगी कि हम अपना जो है कि लागत हम किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। तो पानी की भी हमारी लागत कम हो गई और हमारी मजदूरों की भी लागत हमारी कम हो गई है। फिर आता है कि इसमें हम जो हमारे घुलनशील वाले खाद है हम इसके द्वारा टपक के द्वारा हम सीधे पौधों की जड़ के पास में देंगे, तो क्या होता है कि जो खाद और पानी की उपयोग क्षमता है इस सिंचाई में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। जब हम बहा के पानी देते हैं तो रोग क्या होता है कि एक फसल से दूसरी फसल में चले जाता है। तो वो क्या है कि बूंद बूंद करके जब पानी टपकेगा तो रोग ग्रसित पौधा सिर्फ एक ही जगह रहेगा और उसमें हम आसानी से उसका नियंत्रण भी कर सकते हैं, चाहे हम दवाइयों से करें या किसी और जो जैविक या रासायनिक से इनसे हम बूंद बूंद करके अगर देंगे तो वो सीधे पौधों की जड़ के पास में करके उसका रोग नियंत्रण कर सकते हैं। ये एक चीज़ फायदेमंद इस सिंचाई में है। पौधों की जड़ के पास लगातार नमी होने से दीमक की समस्या नहीं होती है और खरपतवारों को पनपने का मौका नहीं मिलता है। लवणीय एवं ऊंची नीची भूमियों में बिना समतल किए बराबर मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से भूमि का जल स्तर नीचा रखकर भूमि को सेम से बचाया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन में टपक सिंचाई पद्धति में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी रहती है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले मुख्यतः ये रहता है कि एक पंपिंग यूनिट रहती है, हेड यूनिट जिसको बोलते हैं, उसमें पंप सेट आ जाता है। फिर उसके बाद में आता है कि एक जो कुछ वॉल लगे रहते हैं हमारे, जैसे नॉन रिटर्निंग वॉल लगा रहता है, एक बाईपास वॉल लगा रहता है, एक वेंचुरी रहती है, ये हम लगाएंगे। मेन लाइन हमारी मुख्यतः रहती है कि फिर उसके बाद में आता है सब मेन लाइन, उप मुख्य लाइन आती है। फिर आता है हमारा उप मुख्य लाइन के बाद में लेटरल आती है। फिर इसके बाद में आता है हमारा कि एक ड्रिपर आता है, जहाँ से कि वो ड्रिपर लेटरल में लगे रहते हैं और वहाँ से बूंद बूंद करके पानी टपकता है। तो ड्रिपर किसान भाइयों को बताऊंगा कि दो प्रकार के रहते हैं, एक ऑनलाइन रहता है, एक इनलाइन रहता है।
तो जो सब्जी भाजी की खेती कर रहे हैं वो किसान भाई इनलाइन का उपयोग करते हैं, कि जो कि कंपनी से बना उसके अंदर आता है, उसमें हम ऊपर से कोई छेद नहीं करते। फिर आता है कि जो उद्यानिकी की फसलों के बारे में करते हैं, जो भी अगर वृक्षारोपण कर रहे हैं उसमें अगर हम सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई अपनाएंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन का उपयोग करेंगे। वहाँ पे कि हमको किस पौधे के लिए कितनी मात्रा में हमको पानी की आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम उसको ड्रिप लगाएंगे। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन और कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के बीच में एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की जरूरत पड़ती है। आपसे बात करना चाहेंगे कि इस प्रणाली में इसकी देखभाल भी एक महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली में जो प्रेशर की एक बात है कि दाब हमारा इस प्रणाली में कितना होना चाहिए, तो वो दाब के लिए हमारे जो पाइप भी रहते हैं वो उन पे लिखा भी रहता है कि कितने प्रेशर का ज़्यादा से ज़्यादा वो झेल सकता है। क्योंकि क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं से न कहीं से पाइप फटेगा, लीकेज हो की समस्या आएगी, तो वो प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे पाइप थोड़ा सा फट रहा है तो हम उसको अनदेखा ना करें। तो जहाँ पे लीकेज हो रहा है या जहाँ पे कहीं पाइप फूट रहा है तो उसको हम उसी वक्त उस समस्या का हल वहीं पे करें और उसको उस लीकेज को वहीं पे बंद कर दें। जब भी चालू करें हम प्रतिदिन ये हम देखें कि हमारे ड्रिपर में पानी सही से आ रहा है, यानी किस ड्रिपर में पानी कम आ रहा है, ये हम देखते रहे। इस प्रणाली में जब हम ये खाद और उर्वरक दें तो हम इसको खोल के 5-10 मिनट चला के अच्छा पानी जब तक नहीं आए तब तक हम चलाते रहें और फिर वापस से इनको बंद कर देंगे। अब हम इसमें एक बात करेंगे कि जब हमारा ये अगर ड्रिपर चौक हो जाता है, वहाँ से पानी आना बंद कर देता है, तो एक ये है कि जिस पानी में काई की समस्या अगर हमारे लेटरल में और इनमें काई की समस्या आ गई है, काई आने लग गई है, तो फ्लोरीन गैस का उपयोग कर सकते हैं या हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। इनके द्वारा हम इसका जो है कि काई की समस्या को दूर कर सकते हैं। और वो घोल को पूरा पाइपों में डालना पड़ेगा और अगले 24 घंटे तक उसको हमको रखना पड़ेगा और 24 घंटे तक रखने के बाद में इसकी सफाई करेंगे अगले 24 घंटे के बाद में। फिर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा इन सिंचाई विधियों को लोकप्रिय बनाकर सिंचाई के परंपरागत तरीकों के स्थान पर सिंचाई जल की बचत के लिए अनुदान दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी नजदीकी कृषि और उद्यान विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से ली जा सकती है। अपने यहाँ पे सभी के यहाँ एक उद्यान विभाग है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो उद्यान विस्तार अधिकारी है उनसे अपन संपर्क कर सकते हैं। और अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार से इसमें छूट है, अलग अलग योजनाएं भी है इसमें, तो आप उनसे मिलके अपन पता कर सकते हैं कि आपको क्या क्या कितने प्रतिशत में सब्सिडी मिल रही है और आपको ये लेने के लिए और कितने एकड़ में लेने के लिए, किस फसल में लेने के लिए क्या क्या कागज़ भी लगेंगे और किस प्रकार से आप इसको लेने के लिए कहाँ पे आप जाएं, ये कहाँ पे जाके अपना फॉर्म दें, तो आप उनसे मिलके अपना ये चीज़ कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार से ये प्रणाली लेनी है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।